नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और बड़े नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला किया है और इंटॉलरेंस की वापसी कर दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को बांटा जा रहा है और ऐसे लोग खुद को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि राहुल गांधी ने ये बातें देशवासियों या भारतीय मीडिया से नहीं बल्कि एक अमेरिकी पूर्व राजनयिक निकोलस से की है। बीजेपी ने इस बयान पर बड़ा हमला किया है। बीजेपी दो टूक कह रही है कि राहुल गांधी ने भारत का नाम खराब करने का एक और बार काम किया है, इसलिए उन्हें देश से एक बार माफी मांगनी चाहिए। हालांकि यह बात तो पुरानी है कि राहुल गांधी कुछ देश के खिलाफ बोलते हैं, बीजेपी कहती है कि आप माफी मांगिए, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने सिर्फ यह नहीं कहा है कि इस देश का जो डीएनए है वो अब धीरे धीरे खराब होने लगा है। क्या यह डीएनए 2014 के बाद खराब हो गया है क्योंकि कांग्रेस हार गई और 2019 के बाद ज्यादा खराब हो गया है इस देश का डीएनए क्योंकि कांग्रेस और बुरे तरीके से हार गई, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी भी हार गए। इसलिए अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस देश के 135 करोड़ लोगों का यानी आपका डीएनए खराब बोलना कितना जायज है? आज मेरे मन में तो यही सवाल है। आपके मन में जो भी सवाल हो वो ट्विटर पर ट्वीट करके या इंस्टाग्राम पर जरूर मुझे भेजिए। @अमीश देवगन मेरा ट्विटर हैंडल है और अमीश देवगन के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो आप जरूर अपनी राय भेज दिए। फेसबुक भी एक माध्यम हो सकता है। मैं इंतजार करूंगा और लाइव शो में आपके सब कुछ सवालों को लेने का पूर्ण प्रयास करूंगा और मुझे उम्मीद है आप करेंगे। I feel that this division which occurs is actually tremendously weakening for the country. But the people who do the division portray it as the strength of the country. अब ये मुद्दा सिर्फ सियासी विरोध का नहीं रह गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये मुद्दा किसी चुनावी सभा या फिर अपने देश में किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं उठाया, बल्कि पूर्व अमेरिकी राजनयिक निकोलस बर्न्स के साथ संवाद में मोदी सरकार पर ये वार किया है। राहुल गांधी का कहना है कि देश को बांटने वाले खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। भारत में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को बांटा जा रहा है। राहुल जी की राजनीति के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है ये आप जानते हैं जी। उनके बयानों को कितना आप समझ सकते हैं उसकी गहराई में जाने का। आपके यहाँ लिंचिंग हर दिन होता है, हिंसा हमारे इधर ज़्यादा बढ़ गई है। ये सरकार सबसे जब से आई हिंसा करने वालों को मदद करती है और जिनके ऊपर हिंसा होती है उनको ही अंदर करती है। जैसा कि यहाँ फसाद हुआ दिल्ली में, यहाँ पर कोई इंटॉलरेंस नहीं है। भारत के अंदर भारत और भारतीय इकट्ठे होकर रहते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी जी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? क्या भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब करना चाहती है? कांग्रेस पिछले 6 साल से बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगा रही है। हालांकि ये भी तथ्य है कि कांग्रेस के इन तमाम आरोपों के बावजूद 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार की वापसी हुई। माह रमजान का महीना चल रहा है। सुबह हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कुरान में हम आपको दुआ देंगे कि अगले हर साल आपकी ही सरकार आ जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद विपक्ष के आरोपों का जवाब दे चुके हैं। 1984 का 2 नवंबर याद करो। 1984 का इंदिरा गांधी जी की हत्या के दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन दिल्ली में, हिंदुस्तान में सिखों का कत्ले आम चल रहा था। कांग्रेस पार्टी टॉलरेंस पर भाषण देने लगी है। अरे डूब मरो, आपको शोभा नहीं देता है। बड़ा मुद्दा यह है कि बीजेपी पर देश को बांटने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस खुद राष्ट्रीय राजनीति में कमजोर हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है या फिर कांग्रेस खुद सियासी तौर पर खतरे में पड़ गई। लेकिन आज विश्लेषण थोड़े अलग प्रकार का, राष्ट्रनीति पर राजनीति का विश्लेषण। हालांकि कांग्रेस के संकट काल पर विश्लेषण आप चाहेंगे कि होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने सवाल करे हैं या देश में कोई संकट काल है उसकी बात होनी चाहिए,
2014 के बाद से देश में इंटॉलरेंस का ढोल कई बार पीटा था। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से इंटॉलरेंस हो गई है एक वर्ग में। एक खान मार्केट गैंग है, एक लुटियंस गैंग है, इसमें बड़ी इंटॉलरेंस है कि ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश का आखिरकार बन कैसे गया। ये लोग अक्सर ट्वीट करते हैं या लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं लोगों का। इन्हें सहन नहीं होता शायद कि कोई आम आदमी भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लिंचिंग के हर मामले को सिर्फ एक धर्म विशेष से जोड़ा जाता है। आप सोचिए, लिंचिंग किसी की भी गलत है, चाहे हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, लेकिन जैसे ये लिंचिंग अखलाक की हो, अखबारों की सुर्खियां, डिबेट्स होती हैं, लगातार बाइट्स आती हैं। अगर खुदा ना खास्ता किसी दलित के साथ कुछ गलत हो जाए तो उसको भी एक वर्ग विशेष के साथ जोड़ दिया जाता है। किसी विदेशी के सामने अपने पीएम पर राजनीतिक आरोप सही नहीं है। पालघर के में साधुओं की हत्या ना सवाल पूछा ना अवार्ड वापसी हुई। अगर देश में कुछ समस्या है तो क्या उसका हल विदेशी निकालेंगे? पॉइंट नंबर लास्ट, किसी विदेशी के सामने गिनाने के लिए क्या सिर्फ मुल्क की कमियां हैं या कुछ अच्छाइयां भी हैं हमारे देश के अंदर, या सिर्फ कमियां हैं? मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में कम मेहमान है लेकिन सार्थक मेहमान है। मेरे साथ बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता नेता डॉक्टर संबित पात्रा हैं। मेरे साथ अवनी जय अवस्थी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस चर्चा में अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ तस्लीम निमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई के। मेरे साथ प्रवक्ता एआईएमएम के असीम वकार साहब हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करता हूं। आखिरकार लोकतंत्र को खतरा है, टॉलरेंस देश में कम हो गया है। 2014 से यह कहानी आप सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में 2020 में यह क्यों आ गया दोबारा? आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया है? देखिए, जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, वो मुंह खोलते हैं तो कांग्रेस परेशानी में आती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, भारतवर्ष में उनको कोई प्रतिभा नजर नहीं आता है क्या? ये हफ्ते में एक बार आके कहीं अमेरिका में बातचीत करना है, कभी ब्राजील में बातचीत करना है, कभी अफ्रीका में बातचीत करना है, बात करते रहते हैं और वहां भारत की निंदा करते रहते हैं। आज राहुल गांधी ने जो किया है वो प्लेटफॉर्म भी गलत था और वो शिकायत भी गलत थी। आपके देश में कोई प्रॉब्लम आपको लगता है हो रहा है तो आप जाके अमेरिका में कंप्लेंट करेंगे। आप कहेंगे कि मेरे देश का डीएनए बदल गया है, मेरे देश के डीएनए में अब सहिष्णुता नहीं रह गई है। और राहुल गांधी एक रिपीट ऑफेंडर है, ये पहले भी ऐसे कर चुके हैं। आप याद करिए 2018 में लंदन में जाके, यहाँ अजनिवेश अवस्थी जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई भी है, संघ से ताल्लुक रखते हैं। आप बताइए 2018 में लंदन में जाकर इन्होंने कहा था आईएसआईएस और मुस्लिम ब्रदरहुड वैसी ही है जैसे आरएसएस है। पाकिस्तान, बाकी सभी देशों ने कहना शुरू कर दिया, देखो जी आतंकवाद तो इंडिया में भी है, खुद राहुल गांधी कह रहे हैं। याद करिए किस प्रकार से आर्टिकल 370 के लिए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरे के मुताबिक कई 100 लोगों की मृत्यु हो गई कश्मीर में। डोसियर में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में राहुल गांधी का नाम लिख के सबमिट किया कि इंडिया में हत्याएं हो रही। ये राहुल गांधी अपने देश को क्यों बेचना चाहते, अपने देश को क्यों बर्बाद करना चाहते? खुद कभी लॉन्च नहीं हो सकते हैं, मगर लॉन्च होने के कारण ये लॉन्च पैड अर्थात हिंदुस्तान को ही बर्बाद कर देंगे। जी, हिंदुस्तान की जनता है, सब जानते। जी संबित, आपने अपनी बात को रखा। मैं अब अभय दुबे का रुख करता हूं। अभय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक तो राहुल गांधी आजकल काफी सारे इंटरव्यूज ले रहे हैं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसके अंदर आपको टॉलरेंस इंटॉलरेंस दिखे। लोकतंत्र आपको जरूर खतरे में दिख सकता है क्योंकि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार चली गई है, राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने जो बोला वो हम सबके सामने ही है। आखिरकार इंटॉलरेंस को आप बार बार क्यों लेके आ जाते हैं? 2019 में जनता ने आपको हरा दिया तो देश इंटॉलरेंट हो गया? अमीश देवगन जी, जब भी राहुल गांधी जी मुंह खोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह का रंग उड़ जाता है। मेरे लबों पर नहीं तो तेरे लबों पर सही हो कहीं भी सवाल, लेकिन सवाल उठने चाहिए। हंगामा खड़ा करना राहुल गांधी जी का मकसद नहीं, उनकी कोशिश है ये लोकतंत्र संभलना चाहिए। हमने कभी सवालों को सवालों से नहीं टाला, हमने कभी सवालों पे खामोशी का पर्दा नहीं डाला। रोज लेते हैं हमारे सवालों की वो तलाशी, कभी उन्होंने अपने गिरेबा में नहीं झांका। क्या राहुल गांधी जी अकेले ने प्रश्न खड़ा किया असहिष्णुता का?
इस भारत के सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सड़कों पर आए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचा लीजिए। इस देश के नागरिकों से अपील की। इस देश के कलमकार, इतिहासकार, कलाकार सभी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, भारत असहिष्णु हो रहा है, भारत की सहिष्णुता खतरे में है। तो आपने गैंग निरूपित कर दिया। अरे जिस भारतवर्ष में सड़कों पर मजदूरों का कत्लेआम हो, अबे जी उसको क्या कहें? असहिष्णुता नहीं करें। कांग्रेस पार्टी तो सदाशयता, संयम, सद्भाव और सहिष्णुता का परिचायक है। इतिहास ये कहना चाहता हूं, अबे जी एक सेकंड सवाल सुन लीजिए ना। अबे जी, आप तो धारा प्रवाह बोल रहे हैं, आप अच्छा भी बोलते हैं, काफी आपकी मैं तारीफ भी कर रहा हूं, बहुत अच्छा बोले आप, बहुत बढ़िया बोले आप। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये अपील उन्होंने देश की जनता से नहीं करी, ये अपील उन्होंने एक विदेशी निकोलस बर्नस से करी। और उसका इतिहास जरा खंगालिएगा, मैं थोड़ी देर में उसका इतिहास भी बताऊंगा। वो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, भारत के बारे में क्या कुछ बोलते रहे हैं, उसके बारे में भी पढ़िएगा। यह अपील भारत के लोगों से नहीं करी। आप जरूर इस समय भारत के लोगों से बात कर रहे हैं, आप देश के नंबर 1 डिबेट शो में हैं, भारत के लोगों से आप मुखातिब हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी निकोलस के साथ मुखातिब थे। वहां पर देश में कुछ अच्छा हो रहा है उसकी चर्चा ना हो, सिर्फ यह बोला जाए कि हमारे देश का डीएनए अब खराब हो चुका है। डीएनए का मतलब क्या है? डीएनए का मतलब क्या है? डीएनए से तो हमारे पूर्वज भी ताल्लुक रखते हैं। तो हमारे देश का अगर डीएनए ही खराब हो गया है तो फिर आप और मैं भी सही कैसे? हम और आप भी गलत है फिर तो। अगर इस देश का डीएनए ही खराब है तो मैं आज खराब हो चुका है। पिछले 6 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई, देश का अमित शाह गृह मंत्री है, उसके बाद तो बिल्कुल ही डीएनए खराब हो गया। अगर देश का डीएनए खराब है तो मेरा और आपका डीएनए कैसे सही होगा? बताइए ना आप मुझे, किसका डीएनए सही है फिर? 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का डीएनए गलत हो गया। पर नहीं जाना चाहता जब देश के प्रधानमंत्री जी ने शंघाई में कहा कि 2014 के पहले भारत में पैदा होने पर शर्म आती थी। वो भारत का गौरवशाली इतिहास का गुणगान नहीं कर रहे थे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी ने एक सेकंड आपने बोला, रुकिए एक सेकंड, नरेंद्र मोदी ने गलत कहा ना, आपने बोला एक सेकंड, अभी जी रुकना पड़ेगा। आप नरेंद्र मोदी ने गलत बोला ना, नरेंद्र मोदी ने गलत बोला 2014 से पहले। राहुल गांधी ने भी क्या गलत बोला जो डीएनए वाली बात बोली? इस देश का अगर डीएनए खराब है तो इस देश के 135 करोड़ लोगों का डीएनए खराब हो गया क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी को नहीं जिता कर लेके आए। 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का डीएनए खराब है क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में नहीं आती है। वाह, अच्छा, मुझे ये बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष की सनातन संस्कृति और सभ्यता का भारत का डीएनए है, हम सब एक होंगे और ये सरकार भाषा लेकिन अब खराब हो गया वो डीएनए, ये भी कहा। सुनिए, मैं दोबारा अंग्रेजी में सुना सकता हूं आपको। जात के आधार पर ना अभय जी आप बड़े रिस्पेक्टेड प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और बहुत अच्छा बोलते हैं आप। आपको गीता का भी बहुत अच्छा ज्ञान है, आपको रामायण भी आपने पढ़ी हुई है, इसीलिए मैं आपके साथ ये बात बोल रहा हूं। आप बताइए, इस देश का डीएनए खराब है? इस देश का डीएनए खराब हो चुका है? ये सब कब पढ़ा? राहुल गांधी जी ने साफ इस देश का डीएनए खराब हो चुका है। डीएनए पर भरोसा है, हम सब एक होंगे। और उन्होंने इस देश में कई प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश आदिकाल से है। इस देश का इतिहास 1947 से नहीं है। इस देश का इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है। इस देश का डीएनए खराब होने की अगर आप बात बोलेंगे तो ये सवाल खड़ा होता है। बताइए, देखिए क्या हमारा इतिहास 1947 के बाद का है? मैं जानता हूं आप, अरे मैंने कहा ना, भारतवर्ष का इतिहास, पहला श्लोक भारतवर्ष का सृजित किया मुझे मत आप ज्ञान दीजिए कि पहला श्लोक कब बना था। आप मुझे बताइए, डीएनए खराब है मेरे देश का? सहिष्णुता की है, भूल जाइए सब कुछ, भूल जाइए आप कांग्रेस के नेता है, भूल जाइए संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता है, असीम भाई ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता है, यहां अपनी जैश अवस्थी आरएसएस के साथ ताल्लुक रखता है। भूल जाए आज सब कुछ जो है। हम सब देश के नागरिक हैं। हमारे मुल्क का डीएनए खराब है। संबित पात्रा, मैं आपके पास आता हूं। मैं आपको अमीश भाई 2 चीजें बहुत 10-10 सेकंड में पूछना चाहता हूं। आपको डीएनए खराब लगा, हिंदुस्तान खराब लगा, चलिए आप हिंदुस्तान के लोगों को बोलते, हु इज निकोलस बर्न्स, हु इज ही, कौन है? आप जाके उसके आगे देश के डीएनए का बखान करते हैं कि देश का डीएनए गल चुका है, सड़ चुका है, खराब हो चुका है। मैं पूछता हूं, कौन है वो कौन है? उसके आगे जाके गिड़गिड़ाने और रोने की क्या आवश्यकता है?
ये जो इन लोगों की ब्रिटिशर्स के प्रति, इटालियंस के प्रति, अमेरिकन के प्रति जो झुकाव है वो इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी का आधा डीएनए हिंदुस्तान का नहीं है। बिहार का डीएनए भूल गए क्या? मैं आपके बीच प्रधानमंत्री जी ने कहा था बिहार के डीएनए में ऐसे नहीं होता है सर। आपके बीच में मैं नहीं बोला था अमित भाई, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं भी चिल्ला सकता हूं। चिल्ला करके एक अच्छे डिबेट को खराब ना करें। अबे जी आपके बीच में नहीं बोले थे डॉक्टर पात्रा। अपने समय पर बोले, ऐसे आप नहीं होता 5 मिनट बोले, 4 मिनट बोले आप, उसके बाद हो आपकी बात रखी आपने। अबे जी मैं आपको फिर मौका जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप थोड़ी सहिष्णुता दिखाएं। अपनी डीएनए तो अच्छी रखें कम से कम, हम लोगों की तो खराब हो गई है। आप सहिष्णुता और संयम से बात नहीं, आप कृपया करके सहिष्णुता रखें, मुझे बोलने दीजिए। जो प्रधानमंत्री जी ने बिहार ना बोले, मैं बोल दूं उसके बाद बोलिएगा। मैं तो सिर्फ वो मैं बोल लूं अमीश भाई, इनको जरा सहिष्णु होने बोलिए। मैं कह रहा था कि राहुल गांधी जी ने इस कारण से हिंदुस्तान के डीएनए को खराब कहा क्योंकि राहुल गांधी जी का आधा डीएनए हिंदुस्तान का नहीं है। आधा डीएनए हिंदुस्तान का नहीं है, इसलिए इन्होंने डीएनए खराब कहा। देखिए आप फिर मेरे बीच में बोल रहे हैं, मैं आपके बीच में लगातार बोल सकता हूं। प्रधानमंत्री जी आप याद रखिए अभय जी, मैं आपके बीच में लगातार बोल सकता हूं। कराकर 50 लाख अमीश भाई, मैं एकदम साइलेंटली बैठा हूं। ये तू मैं से नहीं होगा। 1 सेकंड, बिल्कुल 30 सेकंड डॉक्टर पात्रा बोल ले, फिर आप 30 सेकंड बोल लीजिएगा, मैं बाकी मेहमानों को उसके बाद ले लूंगा। इसमें इतना हुआ वो करने की आवश्यकता नहीं है। एक मैं बड़ी खबर दे दूं व्यूअर्स के लिए, एक बड़ी खबर मैं दे देता हूं। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की बहुत बड़ी टिप्पणी आई है राहुल गांधी को लेकर। मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूं। हुसैन दलवाई कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, कांग्रेस के महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं। उन्होंने बोला हां इंटॉलरेंस है इस देश के अंदर। हुसैन दलवाई का बड़ा बयान दिल्ली दंगों पर हुसैन दलवाई ने बोला है एक तरफा कार्रवाई कर रही है तो राहुल गांधी क्या गलत कह रहे हैं। दलवाई ने ताहिर हुसैन का बचाव कर दिया है इनडायरेक्टली। दंगे भड़काने वाले अभी भी सुरक्षित है ये बोला है हुसैन दलवाई ने। इस समय की बड़ी स्टेटमेंट है ये। जिन्होंने कुछ नहीं किया वो जेल में है ये कहा है हुसैन दलवाई ने। वो बाइट सुनिए क्या बोले हैं हुसैन दलवाई। इस समय की बड़ी खबर। आपके यहाँ लिंचिंग हर दिन होता है, हिंसा हमारे इधर ज़्यादा बढ़ गई है। ये सरकार सबसे जब से आई हिंसा करने वालों को मदद करती है और जिनके ऊपर हिंसा होती है उनको ही अंदर करती है। जैसा कि यहाँ फसाद हुआ, दिल्ली में फसाद हुआ, जिन्होंने फसाद में कुछ भाग नहीं लिया था, सीएए के बारे में जिन्होंने आंदोलन किए, बड़ी शांतिपूर्ण आंदोलन थे, उनको ही अंदर करने का काम किया। और जिन्होंने भड़काने का काम किया, वो फसाद होने के लिए जो वातावरण तैयार किया गया वो सारे बाहर है। संबित पात्रा, जब उनसे राहुल गांधी ने जो इंटॉलरेंस पे सवाल कराया, लोकतंत्र खतरे पे सवाल कराया, उस पर उनसे रिएक्शन मांगा गया तो ये रिएक्शन था उनका। देखिए ये तो बड़ी बात नहीं है। ये वही राहुल गांधी है जिनकी पार्टी ने और जिनकी माताश्री ने भगवा आतंकवाद शब्द कहा है। और आज ताहिर हुसैन को बचाने के लिए, सफूरा जरगर को बचाने के लिए, जिन लोगों के कारण दंगे हुए हैं उनको बचाने के लिए राहुल गांधी अमेरिका में गुहार कर रहे हैं। अमेरिका में जाके कह रहे हैं कि इंडिया बेकार हो चुका है, इंडिया का डीएनए खराब हो। ये बीच में इनकी सहिष्णुता ठीक करिए पहले। इनकी सहिष्णुता लेवल बहुत खराब है। इनकी सहिष्णुता लेवल पहले, इनको सहिष्णुता मीटर चेक करिए पहले। एक सहिष्णुता मीटर रखिए पहले, इनका चेक करिए। इनका पूरा खराब हो चुका है। दिखते हैं आपको। बिल्कुल तनिक भी सहिष्णुता नहीं है। सहिष्णु दिखते हैं। अमीश भाई मैं इंतजार करूंगा, पहले इनको ठीक कर दीजिए जरा सहिष्णुता इनका, फिर मैं बोलूंगा। ऐसे क्यों असहिष्णु हो जाते हैं भैया आप बीच में? आपका तो डीएनए ठीक है, आपका तो इटली का है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं आपका इटली वाला है, आप परेशान मत होइए, मुझे बोलने दीजिए। परेशान तो आप खराब हो गया है ना। हाँ परेशान आप हैं संबित पात्रा जी। देश परेशान आपकी वजह से है। आपने पूरे देश को परेशान करके रखा है। ठीक है भैया, मुझे बोलने दिया जाए, देश के उद्योगों को, देश के समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए। मैं ऐसे बीच में चिल्ला नहीं सकता हूँ, मैं बिल्कुल बीच में चिल्ला नहीं सकता। देखिए अमीश भाई, आवाज ही बंद करना चाहते हैं आप देश के नागरिकों की। मतलब यही तो हो रहा है आपकी सरकार में। दूसरों को बोलने नहीं देंगे। हर व्यक्ति को मुखरता से। अमीश भाई मैं शांति से बैठा हूं, पहले ये आवाज बंद कराइए। एक सेकंड, मैं बाकी मेहमानों को लेकर आता हूं, अपनी जैसे सवस्ती और तस्लीम मेहमानी को लेकर आता हूं। असीम वकार भाई भी इंतजार कर रहे हैं जी। पहले मैं कंप्लीट करूंगा क्योंकि ये इस प्रकार से दूसरों को बोलने नहीं देंगे और हम सर झुका के किसी को हैकर करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आराम से सब अपनी बातें कर ले, काफी समय है हमारे पास। सही बात है। अभी डिबेट के शुरू में 15 मिनट भी नहीं हुए हैं, काफी समय है। अभी हमारे पास 25, 30, 35 मिनट पड़े हुए हैं। कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आराम से सभी लोग बोलेंगे। मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। कंप्लीट योरसेल्फ इन 30 सेकंड। 30 सेकंड टाइम गिवन। संबित, देखिए मैं कहता हूं ये राहुल गांधी हर चीज पे सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान का बचाव,
26/11 में ये आरएसएस की साजिश, उसमें भी पाकिस्तान का बचाव, आज ताहिर हुसैन का बचाव, सफूरा जरगर का बचाव, भारत के डीएनए को सड़ा गला बताना जाके अमेरिका में। ये राहुल गांधी क्या चीज है? ये देश के साथ हर दिन गद्दारी क्यों करते रहते हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी, आप लॉन्च नहीं हो सकते हैं, कोशिश कितना भी कर लीजिए, और ये देश से गद्दारी करना बंद करिए, जाके अंग्रेजों के पैरों में गिड़गिड़ाना बंद करिए। हाँ ठीक है, आपका आधा डीएनए अंग्रेजों का है, मगर जाके अंग्रेजों के पैरों में चाटुकारिता करते हुए गिड़गिड़ाना बंद करिए राहुल गांधी। हम ये देश ये नहीं सहेगा, ये नहीं, बिल्कुल अंग्रेजों के पैर में। नेहरू जाके एडविना माउंटबेटन, नेहरू जाके एडविना माउंटबेटन के पैर में बैठे थे, राहुल गांधी जाके निकोलस बर्न्स के पैर में बैठे हुए हैं। अरे सुन लो कांग्रेस वालों, नेहरू जाके एडविना माउंटबेटन के पैर में बैठते थे, और राहुल गांधी जाके निकोलस बर्न्स के पैर में बैठ गए। ये अंग्रेजों के पैर में बैठना आप लोगों का काम है। क्यों बैठते हो अंग्रेजों के पैर में जाके? क्यों बैठते हो अंग्रेजों के पैर में जाके? अरे क्यों बैठते हो को संभाला नहीं जाता, और एमएलए की खरीद फरोख्त में लगे हो। मध्य प्रदेश नेहरू जी एडविना माउंटबेटन के पैर में बैठे हुए हैं। राजस्थान में करने की जनता से कहूंगा वो गुजरात में 8 एमएलए के साथ जनता वो फोटो ट्वीट करे, नेहरू जी किस प्रकार एडविना माउंटबेटन के पैर में बैठे हुए हैं। आपकी टर्न होगी, संबित अब आपकी टर्न हो चुकी है। गांधी जी को इसीलिए याद करते हो और ताली बजा बजा कर याद एडविना माउंटबेटन के पैर में नेहरू जी बैठे हुए, वो फोटो जरूर दिखाइए। ओके संबित, यू मेड योर पॉइंट। ओके, अब आप रिएक्ट करिए। अच्छा, ये हम रिएक्ट भी करेंगे, हमारे बीच में भी बोलेंगे, फिर रिएक्ट भी करेंगे। एक सेकंड, 20 सेकंड मैंने आपको दिया। अबे दुबे जी, आप अपनी 20 सेकंड में बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं थोड़ा सा इंजेक्शन लगाऊंगा, जैसे इन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाने की कोशिश की थी बीच में, मैं भी उस 20 सेकंड के बीच में प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट, नागरिकों को करोड़ों दर्शक इस न्यूज को देखते हैं, अमीश देवगन जी के इस प्रसिद्ध शो को देखते हैं। नागरिकों देखो, सवाल खड़ा करने पर ये राष्ट्रद्रोही बताते हैं। अभी सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि देश के नागरिकों को अदालत पर भी सवाल खड़े करने चाहिए, सेना पर भी सवाल खड़े करने चाहिए, देश की सरकार के कृतित्व पर भी सवाल खड़े करने चाहिए। आप दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं दोनों को ऑडियो डाउन कर रहा हूं। मैं एक सेकंड बोलिए आप दुबे, अब आप 20 सेकंड जाए लोगों की, देश के नागरिक सवाल न खड़ा करें और ये मनमानी करें, मजदूरों को का प्रोसिक्यूशन सड़कों पर करें, और बड़े औद्योगिक घरानों को 60,000 70,000 तस्लीम रेमानी एंड देन असीम वकान एंड देन अवनीश अवस्थी। ओके, तस्लीम रेमानी, मैं आपका रुख करता हूं सीधा। आपसे मैं जानना चाहता हूं, आखिरकार इस देश का डीएनए खराब हो गया है, राहुल गांधी को इनटॉलरेंस पॉलिटिक्स क्यों याद आ रही है, और हुसैन दलवाई ने जो कहा है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी ये जो गुफ्तगू हुई है, इसको पूरे के पूरे इसके कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। मुझे हैरत यह है कि इस 10 मिनट की गुफ्तगू में जो आधे मिनट जो जुमला कहा गया, उसको लेकर हम पूरे देश में उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, जबकि डिबेट ये वार्ता, ये गुफ्तगू वहां इसलिए हुई थी कि वो ये चाहते थे कि यूएस और चाइना के बीच जो आजकल टसल चल रही है, उसमें इंडिया लॉबी करे यूएस की तरफ से। वो एक डिप्लोमेटिक लॉबी की ये कॉल थी क्लियरली, और उसमें जितना उन्होंने राहुल गांधी ने, मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं हूं, जितने कांग्रेस के मुखालिफ आप हैं अभी भी, उतने ही मैं भी हूं, लेकिन नहीं, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूं, मैं तो देश की बात करता हूं। अगर बीजेपी ने मजदूरों पे काम नहीं किया तो संबित पात्रा हो, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हो, शाहनवाज हुसैन हो, मैंने सबसे सवाल पूछे। सर मैं मुखालिफ हूँ। असल बात यह है कि होंगे मुखालिफ, आप अपनी गारंटी लीजिए, मेरी गारंटी काहे ले रहे हैं भाई? मैं अच्छा, अब आप मुझे रोकिए नहीं ना, बात का तसलसल खत्म हो जाता है जब आप रोकते हैं। जिस तरीके से हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि डीएनए यहाँ खराब होना शुरू हो गया है या हो रहा है, उसी तरीके से यूएस के बारे में भी कहा। एक यूएस के सिटीजन से, एक यूएस के सीनियर डिप्लोमेट से जो सर्व करता रहा, अभी भी सर्विस में है, वो भी एक पेट्रियोटिक यूएस सिटीजन है, उससे भी कहा गया कि भाई आपके यहाँ भी ये डीएनए खराब हो रहा है, बट उससे उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया जैसे हम रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जिस तरीके से रिएक्शन ये शो करता है कि हम कितने जो है इनटॉलरेट और अनअकोमोडेटिव होते चले जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। सवाल करना होगा, सवाल किए बगैर रेमानी साहब, आप कह रहे हैं कि हमारे मुल्क का डीएनए खराब हो रहा है। जरा मुझे विस्तार से थोड़ा बताइए, मैं आपको और 40 सेकंड दे देता हूं। कैसे इस देश का डीएनए खराब हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस देश का डीएनए खराब होना शुरू हो गया, तो फिर मेरा और आपका सही कैसे है? इस देश में कुव्वते बर्दाश्त कम होती चली जा रही है, और उसके बहुत सारे सबूत दिए जा सकते हैं।
कि कुव्वत, अब ये जो डिबेट हो रही है पिछले 20 मिनट कुव्वत बर्दाश्त का इम्तिहान ले लीजिए। संबित पात्रा जिस तरीके से बोल रहा है और अभय दुबे जी के साथ जिस तरीके से ये बहस हो रही है, उसी से कुव्वत बर्दाश्त का अंदाजा हो जाता है कि किसी तरीके से को आप और किस तरीके की रकीक बातें, जो जुमले इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है, शर्म आनी चाहिए पूरे देश के लोगों को इतने सीनियर लीडर्स की तरफ से इस जबान के इस्तेमाल के लिए। तो आप जो बोला उसमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे बोलने दीजिए। क्लास जिस तरीके से क्लास डिवीजन हुआ है मुल्क में हो रहा है और रोजाना के हिसाब से प्रमोट हुआ जा रहा है, क्या उस पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए? क्यों नहीं करने चाहिए? वो तमाम गरीब लोग थे जो लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ सड़कों पे चल रहे थे, आप लॉकडाउन का ऐलान कर रहे थे, पलट के पूछा नहीं, 80 के करीब लोग मारे गए। ठीक है तस्लीम नवानी, यू मेड योर पॉइंट। आप कह रहे हैं कि अगर देश को, अगर कोई देश को गाली दे रहा है, अगर वो दूसरे के देश को भी गाली दे रहा है तो चलता है, फिर नहीं तो फिर ये अलाउड है। आप कह रहे हैं अलाउड है और इस देश का डीएनए खराब हो रहा है। इस देश का डीएनए क्यों खराब हो रहा है, जरा 5 सेकंड में ये भी बता दीजिए। जो गुफ्तगू का अंदाज है वो इख्तियार कीजिए जो शरीफ लोगों का अंदाज होता है। एक आदमी ने एक सीनियर लीडर ने एक डिप्लोमेट से बात की, दोनों में कोई ना किसी को गाली दी ना किसी की आवाज तेज हुई। ये गुफ्तगू और डायलॉग का तरीका है, ये भी सीखने की कोशिश अवस्थी, ये डायलॉग है, डायलॉग का तरीका, ये डायलॉग है और उस डायलॉग में बोल दिया जाए कि भारत का डीएनए अब खराब हो रहा है, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का डीएनए खराब हो रहा है, तो इसमें हर्ष क्या है? गुफ्तगू में कोई चिल्लाया नहीं, गुफ्तगू हुई है। गुफ्तगू के अंदर अगर भारत को गाली पड़ गई तो सहन करिए, सहन शक्ति इतनी होनी चाहिए आप लोगों में। आप काहे अल्लाह बचा रहे हैं, काहे अल्लाह बचा रहे हैं अभिषेक अवस्थी? सुबह से शाम तक आप लोग ट्वीट करते हैं, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पावर लोग कहते हैं। बीजेपी के शाहनवाज हुसैन बाइट देते हैं। देखिए मैं किसी अमीश मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं और मैं अपेक्षा रखूंगा कि अभय दुबे हो, रहमानी साहब हो या वकील साहब असीम वकार हो, बीच में ना बोलें। जो बोलना हो बाद में बोलें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी इस देश के एक सांसद हैं, हिंदुस्तान में उनकी कोई बात सुन नहीं रहा, तो कभी वो उससे रघुराम राजन से बात कर लेते हैं, कभी किसी से बात कर लेते हैं, कभी किसी से बात कर लेते हैं। आज ऐसी किसी से बात कर ली उन्होंने, उस पर क्या चर्चा करने की ज़रूरत है? इस देश में कोई नहीं जान रहा, उनको कोई नहीं सुन रहा। अगर आप इसकी खबर ना बनाते तो शायद इस देश में मालूम भी नहीं चलता। मालूम तो वो चलना चाहिए वास्तव में कि उन्होंने चीनी राजदूत से क्या बात की, चुपचाप वो बताए ना। वो करते ये लाइव करते, बताते कि चीनी राजदूत से क्या बात की जिसमें उन्होंने झूठ बोला। सहिष्णुता सबसे बड़ी ये होती है कि कांग्रेस ने ऑफिशियली कहा कि वो चीनी राजदूत से नहीं मिले, देश की जनता समझ ले, और फिर फोटो सामने आ गई तो कांग्रेस ने कहा हाँ मिले थे। इतना बड़ा झूठ अगर एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी कर सकती है, बोल सकती है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि उसकी सच्चाई क्या है। और अगर डीएनए की और बात कर रहे हैं आप असहिष्णुता की, तो मैं सबको बता दूं, मजरू सुल्तानपुरी पे सबसे पहले बैन लगाया था जवाहरलाल नेहरू ने 50 के दशक में। आर्थर रोड जेल में रहे थे, एक लाइन लिख दी थी उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। 97 ब्लंडर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, आर के अग्निहोत्री की किताब है। अमीश जी, हु इज द गिल्टी मैन ऑफ 1962 पढ़ लीजिए, दुर्गा दास की किताब पढ़ लीजिए, आपको मालूम चलेगा इस देश में क्या क्या हुआ है। अक्साई चीन दे दिया गया चीन को, आज चीन पर बातचीत हो रही, अक्साई चीन दे दिया गया। किसने दिया? जब मैं ये पूछता हूं ये कोई नहीं बताता देवगन जी कि अक्साई चीन किसने दिया। और देने पर क्या बोले कि वहां तो कुछ उगता तो है नहीं, बंजर जमीन है, ले गया तो ले गया, ले गया तो ले गया। ये कहा। तिब्बत पर क्या था? नहीं गया, लड़े थे वहां। भारत को, अरे सुन लीजिए, लास्ट बार बोल रहा हूं, ये सहिष्णुता तो भारत की सेना पूरी शिद्दत से लड़ी। संयुक्त आज जैसा नहीं संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता मिल रही थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो चीन को दे दी। वो रिश्ता निभाया जा रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला। देखिए रिश्ता निभाया जा रहा है ना पाकिस्तानी। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? वो आपके बीच में नहीं बोले, कोई किसी के बीच में नहीं बोला। तो आ जाओ मेरे पास। ये रिश्ता क्या कहलाता है जी? ये रिश्ता क्या कहलाता है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन असीम वकार को मुझे डिबेट में लाने दीजिए। अब वो काफी देर से इंतजार करें। असीम वकार, आप भी इस बात से एग्री करते हैं जो राहुल गांधी ने बोला कि इसी बीच बड़ी खबर यह है कि आर पार शाहनवाज हुसैन देख रहे हैं और हुसैन दलवाई के बयान पर उन्होंने बड़ी हैरानी जताई है।
उन्होंने बोला है कि एक दंगाई की कैसे तरफदारी हो सकती है, जो राहुल गांधी पर टिप्पणी पर हुसैन दलवाई ने बोला। असीम वकार, क्या इस देश के 135 करोड़ लोगों का डीएनए अब खराब हो रहा है? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? देखिए, अभय दुबे जी इतनी देर से बोल रहे थे, मुझे पता नहीं लगा कि उनको याद क्यों नहीं आई ये बात। मई 2015 में भारत के प्रधानमंत्री जनाब मोदी जी ने विदेशों में बयान दिया था कि उनको भारतीय होने पर शर्म महसूस होती है, भारत में पैदा होने पर शर्म महसूस। याद है ना आपको वो बयान? सबको, पूरी दुनिया में उसका विरोध हुआ था, उस बयान का मजम्मत हुई थी। दूसरी बात, भारत के एक प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी मरहूम, मर गए, अब नहीं है इस दुनिया में। 2002 में या 3 में शायद उन्होंने ये कहा था कि इन्हीं मोदी जी के बारे में कि राज धर्म का पालन करना चाहिए। आज अगर वो जिंदा होते तो वो जरूर कहते कि राष्ट्र धर्म का पालन करना चाहिए। मैंने नहीं कहा, मोदी जी ने, मोदी जी के बारे में अटल जी ने कहा था। देखिए, राजनीति में देश हम सबको सबसे ऊपर रखना होगा। भारत की इज्जत अस्मिता के साथ ना तो कोई खिलवाड़ किया जा सकता है, ना किसी को परमिशन दी जा सकती। असीम वकार, आप ऐसा मान रहे हैं कि भारत में का जो डीएनए है, अब भारत के लोगों का डीएनए वो अब धीरे धीरे खराब हो रहा है, जो बात कही गई, यू एग्री टू इट? नहीं, मैं कह रहा हूं कि 2015 में मोदी जी ने ये बात कही थी। मोदी जी ने ये बात कही थी। कब कहा था नरेंद्र मोदी ने कि भारत के लोगों का डीएनए खराब हो रहा है? कब कहा था? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये सवाल आपने मोदी जी से क्यों नहीं पूछा उस वक्त कि उनको भारतीय होने पे क्यों शर्म आती, भारत में पैदा होने पे क्यों शर्म आती है? उस वक्त भारत का डीएनए उन्होंने तो खराब किया था। संबित पात्रा, उन्होंने तो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर खुलेआम खुले मंच। अमीश जी एक सेकंड आगे जो रुकिए अब आप। संबित पात्रा, लेट मी गेट संबित पात्रा पर्सपेक्टिव। अमीश भाई, एक रिक्वेस्ट है, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। पिछली बार मेरे बीच में अभय जी बोल रहे थे, आपने मेरा साउंड कम किया। अगर मेरे बीच में वो बोले तो उनका साउंड कम करने से कोताही मत करिएगा। अब मैं बोल लूं आराम से। देखिए, पहली बात है, विनम्रता के साथ में कह रहा हूं, ठीक है, एक पार्टी गई है अमेरिका कंप्लेंट करने, राहुल गांधी, दूसरी पार्टी सऊदी अरब और कुवैत में कंप्लेंट कर रही है। बैठे हुए हैं, उनके नुमाइंदा बैठे हुए हैं यहाँ पे। अभी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन के ऊपर कल ही केस हुआ है और हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है उनके ऊपर एफआईआर करने की और जांच करने की। वो कुवैत में कंप्लेंट कर रहे थे कि मुसलमानों को हिंदुस्तान, बहुत बढ़िया है, जाइए लंदन अमेरिका में एक गुट कंप्लेंट करे, दूसरा गुट जाके सऊदी में कंप्लेंट करे। मगर मैं यहाँ विनम्रता से कह दूं, मैं आप लोगों का भाषण नहीं सुनने वाला हूं भैया। 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का क्या होगा। ये दंगाई हमें सहिष्णुता सिखाने आए। 15 सेकंड ये यहाँ पर भोली भाली। आप बिल्कुल सुन लीजिए अमीश भाई, मैं बीच में नहीं बोला था, शांति से देखिए, मैं बिल्कुल शांति से बैठा था। प्लीज मुझे बोलने दिया जाए। मुझे आप अमीश भाई, ऐसा ठीक नहीं है। अब अमीश भाई, मैं शांति से बैठा हूँ, मुझे बोलने दिया जाए, मैं बोलूंगा, उसके बाद जाके आप नहीं दिए गए। ये मेरे बीच में हर कोई बोलता रहता है। आप ऐसे भूत बन के मत बैठिए अमीश जी, कंट्रोल कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि 15 सेकंड मैं तो बुत बन के नहीं बैठ रहा, लेकिन आपने भी अपनी 40 सेकंड बात को रख लिया, 15 सेकंड और रख लीजिए। फिर कैसे रखूंगा? जब मैं रखता हूं तो फ्लो के बीच में कोई बोलना शुरू कर देता है। मैं अब सबके बारे में असीम वकार, अब आप भी शांत रहिए ना जरा। 10-15 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप रिएक्ट कर लीजिएगा। आपकी बात भी बेहतरी से जाएगी। बोलिए संबित, 20 सेकंड में कंप्लीट करिए। देखिए, इस देश के डीएनए में कोई खराबी कभी नहीं थी। इतना सुंदर डीएनए विश्व में कहीं नहीं। इस देश के डीएनए में मुझे बोलते हुए हिचकिचाहट हो रही है, मगर बहुत वर्षों तक हमें सेक्युलरिज्म के नाम पे इस डीएनए में एक ऐसी गोली लगाई गई थी कि हम लोग अंधे हुए पड़े थे, हम सच्चाई नहीं देख पा रहे थे। 100 करोड़ वर्सेस 15 करोड़, 15 मिनट पुलिस हटा दो, फिर हिंदुओं का क्या होगा। ताहिर हुसैन बहुत बड़ा अच्छा आदमी है, उसको तो ये पुलिस गलती से रखी हुई है। 84 के दंगे, कश्मीरी पंडित मरे तो मरे, कश्मीरी पंडित मरे तो मरे। शशि थरूर कहता है ये तो पाकिस्तान का काम नहीं है जी, ये तो कांग्रेसियों को मार रहे हैं। और ये हमारे डीएनए को बोले धिक्कार है, धिक्कार है कांग्रेसियों के डीएनए के ऊपर, जिसके ऊपर इटली का इन्फ्लुएंस पड़ा। और जो असीम वकार अपनी बात को कंप्लीट कर ले देन। और असीम वकार जी, धिक्कार है आप जैसे राजाकारों के ऊपर, जो तो आज तक हिंदुस्तान के साथ खड़ा नहीं हो पाए। आप में ओवैसी में और जिन्ना में कोई फर्क नहीं है। नियो ओवैसी है, नया ओवैसी, नया जिन्ना है, तो मैं बता रहा हूं बिल्कुल
नया जिन्ना आपको है। तो विभाजन ठीक है, चाहते हैं संविधान आपने बात तो रख लिया, संविधान आपने बात तो रख लिया। असीम वकार, आप ही के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी ने बोला है वो मुगल काल को याद कर लो, हमने 900 साल राज किया है। आपको तो मुगल काल का डीएनए याद आ जाता है, क्यों? हाँ, इनको मुगलों का डीएनए पसंद है, उनको इटालियन डीएनए पसंद है। मुगल काल हो या शेखों का काल हो या सैयदों का काल हो या कोई भी काल हो या अशोक का काल हो या मौर्यों काल हो या हमारी हिस्ट्री में, इसको आप जबान पे लाएं या ना लाएं, ये इतिहास हिंदुस्तान का है। इसको हम आप सब मिलकर अपने साथ कब्र में लेके बिल्कुल ये इतिहास है, लेकिन मुगल काल कितना बार्बरिक था उसकी भी तो बात करनी पड़ेगी ना। मुगल काल में जो अन्याय हुए उसकी भी तो बात करनी पड़ेगी ना। आप कह रहे हैं ना मुगल काल बार्बरिक था। मुगल काल से पहले अशोक औरंगजेब ने क्या करा? अपने ही धर्म के लोगों की लाठी। औरंगजेब ने क्या किया मुगल काल में? कितने सिख गुरुओं के शीश निवार दिए गए? औरंगजेब और बाबर क्या बात कर रहे हैं आप? एकदम अपने थे। नहीं, आप असल में बोलने नहीं दे रहे। बोलिए, एक सेकंड बोलिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप बोलिए, अपनी बात को रखिए। किसी के बीच में बोलेगा नहीं, लेकिन आपका ये है कि आप डॉक्टर बात्रा रुकिए, आप बोलने नहीं देते हैं किसी को। ना मैं तो सवाल पूछूंगा ना, अगर सवाल पूछना तो मेरा काम है। नहीं, सुनिए, खूब पूछिए सवाल, जवाब भी तो सुनिए। मैं तो सवाल से भाग रहा हूँ सर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि 15 मिनट वाली बात करते हैं, वो केस चल रहा है अदालत, और 15 सेकंड वाला बयान सब जानते हैं कि मुझको धमकी दी भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने। किसने इनको धमकी दी भैया? 15 सेकंड आप उसे क्यों चलाते हैं? दूसरी बात, धमकी दी कितने लीडर भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो कहते हैं समुद्र में मुसलमानों को फेंक दो, देश से निकाल दो, रहने नहीं देंगे, ये कहना है वरना नहीं रहना है मुसलमानों को। दिल्ली दंगों में आपने जो चार्जशीट फाइल, कपिल मिश्रा का नाम तक नहीं, कपिल मिश्रा का नाम तक नहीं है, नाम नहीं लिख लिया। हुसैन को जो अरेस्ट किया है, बस परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की एक महिला है, उसका वीडियो चलता है सड़कों के ऊपर, वो कैसी बयानात दे रही है, देख लेंगे। सारे परेशान हैं, ये सारे ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों, और आपने 50 सेकंड अपनी बात को रख लिया ना। दिल्ली दंगों का इस विषय से कोई मतलब नहीं था। एक सेकंड, दिल्ली दंगों का इस विषय से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आप बीच में लेकर आए। हुसैन दलवाई ने बोला, उस पर आपने कुछ नहीं बोला। अब आप मुझे बताइए, दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन के घर पे अगर बम मिलेंगे, पेट्रोल बम मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, उसके अगल बगल के सारे घर जले होंगे और उसका घर नहीं जला होगा, तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आप मुझे बताइए। नहीं, पत्थर और बम तो वहां बहुत से चले, और बहुत सी मस्जिदें जलाई गई, बहुत सी मस्जिदें जलाई गई। किसने कहा? मुसलमान मारे गए। कितों पे कार्रवाई करा दी आपने? अंकित तिवारी कौन था? मैं किसी का धर्म नहीं बोलना चाहता। अंकित तिवारी कौन था? बहुत गलत बात है अमीश जी। कितों पे कार्रवाई करा दी आप लोगों ने? मुझे एक सेकंड, बड़ी बात बोल रहे हैं आप। ओके, लेट मी गेट। ओके, मुझे जाना, हाँ, बड़ी ही बात जानना चाह रहा हूँ चैनल के ऊपर। मैं कह रहा हूँ लिस्ट जारी कीजिए। अमीश जी प्लीज। अबे जी रुकिए, आप अपनी टर्न के लिए रुकिए। अबे जी रुकिए अभी आप। अवस्थी जी, लेट अवस्थी जी रिप्लाई। अवस्थी जी। अमीश, हो सकता है कि इस देश में कुछ लोगों को लगता हो कि असहिष्णुता आ गई है। 1984 में 3 दिन में 3,500 सिखों का कत्लेआम किया, एक पुलिस की गोली नहीं चली, कोई पुलिस का घायल नहीं हुआ। आज दंगों में पुलिस वाले मारे गए, घायल हुए, तब कोई ना पुलिस वाला घायल हुआ। 35 साल तक इनके गुरुजी, अभय दुबे के गुरुजी कमलनाथ उसमें नामजद हैं। एक आदमी नहीं पकड़ा गया। अब सज्जन कुमार पकड़ा गया, जिसके बारे में कोर्ट ने कहा कि हाँ, इनको छोड़ा जाता रहा क्योंकि राजनीतिक दबाव था। ये कोर्ट की टिप्पणी है। तो भारतीय जनता सुरक्षा सहिष्णु थी। वो जो कश्मीर में वो गोली मारता था एयरफोर्स के अफसर को, 24 गोलियां मारता था पीठ पर, उससे देश के प्रधानमंत्री हाथ मिलाते थे, देश सहिष्णु था। आज अगर ये नहीं होता कि जिसने गोली मारी है वो अंदर जाएगा, जिसने गलत काम किया है वो अंदर जाएगा, इसको अगर देश असहिष्णु नहीं कह रहा, देश तो बहुत प्रसन्न है। और देश की प्रसन्नता कहां नजर आती है? लोकतंत्र में, चुनाव में नजर आती है, जहां में वो 2 में से एक जगह हार गए। असीम वकार, और एक जगह एक जगह हार गए, असीम वकार 20 सेकंड सीट पे हार गए। तो इसलिए राहुल गांधी की बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बात करनी थी, कुछ टाइम बिताना था, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, कर लिया कुछ काम सड़कों के ऊपर। मैं भी ये कहता हूं कि 1984 में सिखों को उनकी पगड़ियों में बांधकर जिंदा जलाया गया, लेकिन एक भी मुसलमान ऐसा नहीं था जिसने कितने पकड़े गए, हरकत की हो। कितने पकड़े गए, कौन पकड़ा गया उसमें? कौन लोग थे, मैं पूछ रहा हूँ। कितने अवार्ड वापस हुए? कितने अवार्ड वापस किए सिखों के लिए? कितनी मोमबत्तियां जली? आप नाम बताइए, सिखों का कत्लेआम किसने किया?
सिखों का नरसंहार किसने किया? अरे आप बताइए ना, कितने अवार्ड वापस हुए थे? कितने अवार्ड वापस हुए थे? ओके, अबे दुबे इन डिबेट, then तस्लीम रेमानी एंड संबित पात्रा। ओके, अबे दुबे, मैं स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। अबे दुबे, आपके पूर्व सांसद कांग्रेस के बड़े नेता हुसैन दलवाई कहते हैं कि राहुल गांधी तो सही कहते हैं, ये सरकार एक तरफा कार्रवाई करती है। दिल्ली दंगे में देखिए एक तरफा कार्रवाई हो रही है। बताइए, इस देश का डीएनए वही सही था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि इस देश पर पहला हक मिनॉरिटीज का है संसाधनों पर। वो सही था दौर। अमीश देवगन जी, राहुल गांधी जी ने आज अपनी चर्चा में कहा कि यह सरकार देश का डीएनए खराब करने की कोशिश कर रही है, मगर सनातन सभ्यता भारत की इस डीएनए को खराब नहीं होने देगी। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हुआ जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी। पालघर में जब संतों को मारा गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता 62वें नंबर का आरोपी था। आप उस पर डिबेट नहीं करते, संबित पात्रा उस पर मुंह नहीं खोलता। अभी पंडिता की हत्या कश्मीर में की गई, किसका राज है वहां पर, यह बता दीजिए। हिंदू के हितों का एक काम नहीं किया देश के नागरिकों। ये इनकी असफलता पर पर्दा डालने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मुरली मनोहर जोशी जी ने हिंदू मुस्लिम की समय राजनीति, अभी तो हिंदू वर्ड आप लेकर आए, सेना को सबसे अभी तो हिंदू वर्ड आप लेकर आए। एक सेकंड, आपने बोला राहुल गांधी ने, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको सुनाता हूं, बताता हूं राहुल गांधी ने क्या बोला। रुकना पड़ेगा अबे दुबे, ना रुकना पड़ेगा। सुनिए, बात को सुनिए। पूर्व राजनयिक निकोलस बर्नस और राहुल गांधी ने क्या बोला। भारत बहुत टॉलरेंट राष्ट्र है, हमारा डीएनए सहनशीलता वाला माना जाता है, हम नए विचारों को स्वीकार करने वाले हैं, हम खुले विचारों वाले हैं। लेकिन अब ये गायब हो रहा है, ये काफी दुखद है। यानी जब आप बताइए, ये सब कुछ जो हो रहा है, डीएनए वगैरह खराब हो रहा है, ये 2014 के बाद ही हो रहा है, उससे पहले से हो रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए जरा। अमीश देवगन जी, ये सरकार मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। कोशिश कर रही है। आप गीता को पढ़िए, गीता में धर्म के साथ अभी तो गीता को पढ़ने का समय नहीं है ना। जब गीता को पढ़ने का समय होगा तो मैं गीता को पढ़ लूंगा, और मैंने गीता को पढ़ा हुआ है। इसीलिए आप वासुदेव ने जो अर्जुन को बोला वो शिक्षा मुझे मत दीजिए। आप ना, आप वासुदेव है ना मैं अर्जुन हूं, और ना ये युद्ध भूमि है। शांत रहिए अभी आप, यहाँ गीता का ज्ञान मत दीजिए। आप अगर गीता का ज्ञान देना तो आपकी पार्टी में कई लोग हैं, उनको गीता का ज्ञान दीजिए, बड़ी आवश्यक है। उन्होंने पढ़ा बड़ा भी नहीं होगा। लेकिन अब आप सुनिए, एक सेकंड सुनिए अभी जी, आप बताइए 2014 से पहले डीएनए सही था देश का या गलत था? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अबे जी, मैं तो आप ही के मतलब का सवाल पूछ रहा हूं। जो राहुल गांधी जी ने बोला उसी से मतलब से सवाल है मेरा। क्या 2014 से पहले देश का डीएनए सही था? राहुल गांधी 2014 के बाद खराब हो गया, हाँ या ना? सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार खराब करने की कोशिश कर रही है डीएनए की, उसमें वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि सनातन समय से भारत का डीएनए हमेशा बहुतावाद है, इसमें जड़तावाद नहीं है। 2014 के बाद देखिए, ये प्रधानमंत्री को कहने दीजिए। ऑडियो डाउन करिए प्लीज यार, ऑडियो डाउन करिए। यानी 2014 से पहले डीएनए सही था, 2014 के बाद डीएनए खराब हो गया, यही बोला आपने। यानी जैसे ही कांग्रेस हारी, इस देश का डीएनए खराब हो गया, यही कह रहे हो अबे जी आप? 10 सेकंड लीजिए आप, आपका ऑडियो ऑन है। प्रधानमंत्री जी, 2014 के बाद डीएनए खराब हो गया। सरकार बनाई है धनमत की, जनमत की नहीं है। लोकतंत्र घोटाले के फेविकोल से चिपक गए हैं आप लोग। जिस लोकतंत्र ने आपको चुनाव हराया, उस जनता का डीएनए 2014 के बाद खराब हो गया। 2019 के बाद तो ज्यादा खराब हो गया होगा, क्योंकि 303 आ गई इनकी। गलत, ज्यादा खराब हो गया 2019 के बाद डीएनए करने की कोशिश कर रही है। वाह अबे जी, संबित पात्रा देश का आप पे आरोप ये है, आरोप नंबर 1, जवाब दीजिए। संबित पात्रा ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। संबित पात्रा, आरोप नंबर 1 कि 2014 के बाद आपने इस देश का डीएनए खराब कर दिया, और 2019 के बाद तो और सत्यानाश कर दिया इस देश के डीएनए का। चलिए मैं समझाता हूं अब डीएनए कैसे खराब हुआ है। देखिए, पहली बात है, सोनिया जी इटली से आई, वो नहीं चाहती थी राम मंदिर बने। उन्होंने कहा राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम पे विश्वास नहीं है, काल्पनिक है। हमने कहा राम मंदिर बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? कोर्ट में खड़े होकर लड़े, और आज कोर्ट के कारण, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कारण आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो कांग्रेस को लगेगा ही, सोनिया गांधी जी को इटली से लगेगा ही कि हमारा डीएनए खराब हो गया है। आर्टिकल 370 नहीं हटना चाहिए, ये कांग्रेस को लगता था। मोदी जी ने कहा क्यों भैया, वुमेन्स राइट, दलित राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 370 हटेगा। जहां हुए, सुन लीजिए, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, हमने आर्टिकल 370 हटा दिया। इनको लगा हमारा डीएनए खराब हो गया। ट्रिपल तलाक 50% महिलाओं के लिए, 50% मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए एक अभिशाप था। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हमारी सरकार ने ट्रिपल तलाक हटाया। इनको लगा हमारा डीएनए खराब हो गया। नहीं, सुनिए ना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है।
कश्मीरी पंडितों को एक सेकंड सुन, पर समय उतना नहीं है ना डॉक्टर संबित पात्रा। नहीं, समय है, मैं 10 सेकंड में खत्म। एक सेकंड रुकना पड़ेगा क्योंकि एक व्यूअर ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। मैं संबित पात्रा पहले आप ही से पूछता हूं, एक व्यूअर है और वो सवाल पूछ रहे हैं कि मुगल काल के 800 साल 900 साल जितने भी हैं उस शासन पर आपको शर्म आती है या फक्र होता है? ये आप सवाल करो, उन्होंने मुझसे बोला। ये चलिए मैं इसका जवाब देता हूं, और मैं क्योंकि आप मेरे बात बिल्कुल हाँ या ना में गर्व होता है, फक्र होता है या शर्म आती है मुगल काल के? मुझे शर्म, गुलामी पे शर्म आती है, गुलामी पे शर्म आती है। आप सुन लीजिए 10 सेकंड प्लीज। अमीश भाई मैं रहमानी जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग आज बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि अमेरिका में कंप्लेंट किया राहुल गांधी। अमेरिका में कल और परसों 2 दिन क्रिस्टोफर कोलंबस के सारे स्टैचूज गिरा दिए गए हैं क्योंकि उसको आक्रांता के रूप में देखा गया है, और इस पूरे लड़ाई में ब्लैक लाइफ मैटर्स में क्रिस्टोफर कोलंबस के हर स्टैचू को मिटा दिया गया है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, औरंगजेब के नाम पे जहां सड़क है, अकबर के नाम पे जहां सड़क है, जहां पर बाबर के नाम पे स्टैचू है, ये सारे मुगल स्टैचूज गिरने चाहिए क्या? आप लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं उस मूवमेंट को कि आक्रांताओं के स्टैचू गिरने चाहिए। अबे दुबे आपसे भी ये सवाल है कि अबे दुबे आपसे भी ये सवाल है कि आप 800 साल के मुगल काल पर गर्व करते हैं, फक्र करते हैं या आपको शर्म आती है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? बीजेपी ने बोला हमें शर्म आती है गुलामी की मानसिकता पर, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अबे दुबे मुगल काल पर आपको शर्म आती है 800 साल के, हाँ या ना? गुलाम है इटली। देखिए अमीश भारतवर्ष में जो भी आक्रांता, सुनिए बिल्कुल सुनिए, मैं कहता हूं गर्व से कि हमने जितने आक्रांता इस देश में आए हैं उन आक्रांताओं को सहिष्णुता से जवाब दिया। और भारत का कहानी मत सुनाइए, मैं आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। 800 साल के मुगल काल पर गर्व है, फक्र है या शर्मिंदा है? वो डच आए, फ्रेंच आए, किसी का अरे फ्रेंच की बात नहीं कर रहा मैं, मुगल की बात कर रहा हूं। फ्रेंच आप फ्रेंच कैसे पहुंच जाते हैं? फ्रेंच इटालियन ही आपको लगा रहता है। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे मुगल काल का। सुनिए ना अबे जी, हाँ बोल सुनिए। देखिए मेरा निवेदन मुगलों ने आक्रमण किया, बर्तानिया ने आक्रमण किया, डच ने किया, फ्रेंच ने किया। अरे डच की बात नहीं, इटली की बात नहीं, फ्रेंच की बात नहीं, सवाल भारत में आज भी इसमें अंग्रेजों की भी बात नहीं। मैं मुगल काल पे सवाल पूछ रहा हूं, यानी आपका कोई स्टैंड नहीं है मुगल काल पर। मैं आखिरी दौर में हूं और मैं तस्लीम रहमानी आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं आप इस विषय पर? देखिए आज जो बातचीत वहां हुई है उस पर जो डिबेट होनी चाहिए थी इंडो यूएस चाइना रिलेशन पर, और जो थ्रेट है सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट, उस पर बहस न करके हिंदू मुस्लिम पे बहस कर रहे हैं। ये सूटेबिलिटी जो गवर्नमेंट की भी है आपकी भी है, और यही है वो इंटॉलरेंस कि हम जो देश के मुद्दे हैं उस पर बात ना करके हम हिंदू मुसलमान पे करना चाहते हैं, और वो लोग करना चाहते हैं जो 70 साल इंटॉलरेंस में हिंदू मुसलमान कैसे आ गया? ना तो आप मुझे बताइए, ये निकोलस हिंदू मुसलमान कर रहा था, ये हिंदू मुसलमान निकोलस कर रहा था, या कांग्रेस का सांसद हुसैन दलवाई कर रहा था, या राहुल जी कर रहे थे? कौन कर रहा था? हिंदू मुसलमान ये आप कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। जी 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 एक सेकंड अपनी जबरदस्ती, अपनी जबरदस्ती 10 सेकंड, अपनी जबरदस्ती 10 सेकंड। ओके रहमानी साहब बोला, अपनी जबरदस्ती 70 साल जो लोग फिसाद बता करते रहे, रहमानी साहब को भी ये भ्रम है। पहला तो मैं ये भ्रम तोड़ दूं कि मुगलों ने 800-900 साल राज किया है। आप करते रहे, ये रहमानी साहब भी कहते हैं कि हमने इस देश पे 800 साल राज किया, फिर से करेंगे। नहीं ये तो जब राम मंदिर कह रहा था, जब राम मंदिर बनने वाला था, ये तो 25 लाख लोगों को भी लेके जा रहे थे। फिलहाल टक्कर में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि आप राजनीतिक बात करिए, उसका फायदा भी लीजिए, नुकसान भी लीजिए, लेकिन देश के डीएनए को खराब मत कहिए, क्योंकि ये 135 करोड़ लोगों की बात है, सिर्फ आपकी और बीजेपी की बात नहीं है। यानी ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये देश की बात है। नमस्कार, धन्यवाद।